हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं समाजवाद, भारतीय समाजवाद पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस समाजवाद शब्द का उल्लेख किया गया है उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि समाजवाद का आशय क्या है, अर्थ क्या है, किस तरीके से समाजवाद को रखा गया है। तो समाजवाद के अर्थ के बारे में अगर हम देखें, समाजवाद का अर्थ, तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो समाजवाद का सैद्धांतिक अर्थ क्या है, और एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य। सैद्धांतिक अर्थ का आशय यह हुआ कि जिस समाज में या जिस राज्य में उत्पादन प्लस वितरण और विनियमन, ये तीन चीजें हैं, इन पर अगर सार्वजनिक स्वामित्व है तो वो समाज समाजवादी समाज है। सार्वजनिक स्वामित्व का मतलब सबका स्वामित्व, संपूर्ण समाज का स्वामित्व। जो भी संपत्ति है वो सबकी है, किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। यहीं पर अगर हम इसी व्यवस्था में उत्पादन, वितरण और विनियमन के संसाधनों में व्यक्तिगत स्वामित्व को ले आए तो वो हो जाता है पूंजीवादी व्यवस्था। तो पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था में अंतर यही है, उत्पादन, वितरण और विनियमन के संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व तो समाजवाद हो गया, उत्पादन, वितरण और विनियमन के संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व तो व्यक्तिवाद या पूंजीवाद हो गया। तो ये एक अर्थ ये हुआ। अब अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अर्थ देखा जाए तो इस अर्थ से अलग हमने एक अर्थ तय किया है कि हमारे समाज में समाजवाद का अर्थ है समान अवसर हर व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए, हर व्यक्ति सामाजिक न्याय का अधिकारी है, और गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम, मतलब जन कल्याण की स्थिति को बना करके रखा जाए तो व्यवस्था समाजवादी है। मतलब हमारे यहां पर जिस समाजवाद को रखा गया है वो समाजवाद कुछ अलग प्रकृति का समाजवाद है, सैद्धांतिक अर्थ से थोड़ा भिन्न है। और इसका कारण यह भी है कि हमने जिस प्रकृति के समाजवाद को अपनाया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, सिर्फ समाजवाद नहीं है, इसलिए वो थोड़ा अलग है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन ये सवाल, ये जो शब्द है समाजवाद, इसको हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको शामिल किया गया। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में यह नहीं था। हां, एक बात जरूर है कि भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को जरूर रखा गया था और उसे प्राप्त करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई थी, लेकिन समाजवाद शब्द शामिल नहीं किया गया था। अब बात आई कि ये सवाल, ये समाजवाद शब्द कब शामिल किया गया, तो आप सभी जानते हैं बखूबी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमने समाजवाद शब्द को शामिल किया। और जिस अर्थ में मैंने आपको बताया कि समान अवसर, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण ध्यान में रख करके इसको शामिल किया गया। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में समाजवाद के तत्व पहले से विद्यमान नहीं थे, लेकिन समाजवाद शब्द नहीं था। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर मूल संविधान में समाजवाद शब्द को क्यों शामिल नहीं किया गया। मूल संविधान में समाजवाद शामिल ना करना, शामिल ना करने के कारण क्या थे?
बहुत सारी परिस्थितियां हैं। अब यहां पर 1950 का टाइम है हमारा, जब मूल संविधान बना तो 1950 में हमने संविधान को लागू किया। उस समय की परिस्थितियों के बारे में आपको देखना पड़ेगा, तभी ये बात समझ में आएगी कि हमने उस समय समाजवाद शब्द शामिल नहीं किया। तो आप सभी जानते हैं कि उस समय शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर, और शीत युद्ध दो विचारधाराओं के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध था। एक निष्क्रिय युद्ध था, मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध, जिसको लिगामेंट वॉर भी कहा जाता है। और इसमें दो विचारधाराएं आपस में झगड़ा कर रही थी, एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी तरफ समाजवाद। ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान निर्माताओं को ऐसा लगा कि अगर हम पूंजीवाद या उदारवाद में से या समाजवाद में से कोई भी शब्द शामिल करते हैं तो हम भी शीत युद्ध का पार्ट बन जाएंगे। तो शीत युद्ध की ज्वाला में ना धधक जाएं पैदा होते ही, इस कारण से हमने समाजवाद शब्द नहीं डाला। तो एक कारण तो यह हो गया। दूसरा यहां पर महत्वपूर्ण कारण यह बनकर के आया कि समाजवाद की भावना तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में पहले से विद्यमान थी। जो क्रक्स ऑफ द सोशलिज्म है वो है सामाजिक आर्थिक न्याय। तो आप ये देखिए कि प्रस्तावना में सामाजिक प्लस आर्थिक प्लस राजनीतिक, ये न्याय की अवधारणा थी। इसका मतलब हुआ कि संविधान निर्माताओं को ऐसा लगा कि जब मूल संविधान में मूलतः तो समाजवाद की भावना निहित है, और समाजवाद शब्द शामिल करके किसी को अगर कष्ट हो रहा है तो हम इस शब्द को क्यों शामिल करें। तो एक कारण हमें समझ में आया कि इस कारण से भी समाजवाद शब्द शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी। तीसरा कारण जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा होगा वो ये कि भारतीय समाज के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त समझी गई। हमने जो अर्थव्यवस्था अपनाई वो एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वैचारिक आधार पर भी निकाली जा सकती है। वैचारिक आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय यह होगा कि उदारवाद और समाजवाद दोनों के लक्षण हमारी अर्थव्यवस्था में दिखाई दे, और ऐसा संविधान में दिखता भी है। आप देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 व्यापार, वृत्ति और उपजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता देता है, जो एक उदारवादी अवधारणा है। और प्रोग्रेसिव टैक्सोनॉमी को अपनाया गया है, प्रगति मूलक कर व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात कर व्यवस्था को आमदनी के साथ जोड़ा गया है। जो व्यक्ति जितनी ज्यादा आमदनी प्राप्त करेगा वो व्यक्ति समाज के प्रति उतना ही उत्तरदायित्व महसूस करेगा और उतना ही अधिक वो कर देगा। जो व्यवस्था समाजवाद से मिलती जुलती है, प्रगति मूलक कर व्यवस्था। तो वैचारिक आधार पर दोनों चीजें मिश्रित अर्थव्यवस्था में दिखाई देती हैं। इस कारण से भी समाजवाद शब्द अकेले शामिल करना उचित नहीं था। दूसरी बात, हमारे यहां पर कार्य के दृष्टिकोण से भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कार्य के दृष्टिकोण से मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय यह हुआ कि यहां पर प्राथमिक क्षेत्र भी है जिससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। प्राथमिक क्षेत्र मतलब जैसे कि कृषि अर्थव्यवस्था, जो प्रकृति प्रदत्त हो और सीधे प्रकृति प्रदत्त आय को ही वास्तविक आमदनी माना जाए, उसको प्राथमिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कुछ लोग औद्योगिकरण से जुड़े हुए थे, कुछ लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो जहां पर प्रथम प्लस द्वितीय प्लस तृतीय तीनों श्रेणियों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाए, उसे भी आप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश था। इन सभी स्थितियों में यह स्पष्ट हो रहा था कि हमारे लिए समाजवाद शब्द शामिल करना उचित नहीं है, तो हमने समाजवाद शब्द को शामिल नहीं किया। अब यहां पर एक एक चीजों को ध्यान रखिए
और फिर हम बात करते हैं कि हमने समाजवाद शब्द शामिल किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। तब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस समय जब आपने समाजवाद शब्द शामिल किया 1976 में, तब भी तो शीत युद्ध चल रहा था, तो फिर समाजवाद शब्द क्यों शामिल किया? तब भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, तो फिर समाजवाद शब्द शामिल क्यों किया? तब भी तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यापार वृत्ति और उपजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी, प्रगतिमूलक कर व्यवस्था थी। ये सारी व्यवस्थाएं तो जो 1950 में थी वो 1976 में भी विद्यमान थी, तो फिर शामिल क्यों किया? तो यहां पर अब हमें यह सोचना है कि इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हमने समाजवाद शब्द क्यों शामिल किया। शामिल करने के कुछ कारणों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। करने के कारण क्या है, तो बहुत सारी परिस्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद क्यों शामिल किया। इसमें पहला कारण जो हमें नजर आता है वो यह है कि राष्ट्रीयकरण की हमारी नीतियां। राष्ट्रीयकरण, आप देखिए कि 1960 के दशक से हम राष्ट्रीयकरण पर काम कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीयकरण की नीतियां बहुत अच्छी तरीके से सफल साबित नहीं हो पा रही थी। मतलब ये कि राज्य जिन दायित्वों को अपने हाथ में ले रहा था, जिन उद्योगों को अपने हाथ में ले रहा था, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, जिसका एक बड़ा कारण यह था कि लोगों के अंदर काम करने में अपनेपन की प्रवृत्ति नहीं थी। क्योंकि अभी हम पूंजीवादी व्यवस्था में थे, ब्रिटिश पीरियड में जो भी हमारे यहां लोग काम करते थे वो दूसरे का काम समझते थे, जबकि राष्ट्रीयकरण की नीतियां तभी शामिल हो सकेंगी जब काम को हम अपना समझें। तो लोगों के अंदर काम के प्रति अपनापन की भावना नहीं थी, इस कारण से राष्ट्रीयकरण की नीतियां सफल साबित नहीं हो पा रही थी। और अपनापन लाना है अगर, तो समाजवाद का होना जरूरी होगा। यह हमारी सरकार के द्वारा सोचा गया रहा होगा। दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम के आधार पर विकास के समुचित अवसर प्राप्त नहीं कर पा रहा था। मतलब अवसर अगर आप देखें लोगों को, तो वो अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। जैसे अवसर उनको चाहिए थे अपने स्किल और अपने परिश्रम के आधार पर, वे अवसर उसे प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। इस अवसर के लिए भी इगैलिटेरियन और इक्वलिटी बेस्ड समाजवाद की जरूरत हमें थी। तीसरा कारण अगर हम समझें शामिल करने का, तो जन कल्याण का यहां पर अभाव पाया जाता था। जन कल्याण कुछ लोगों तक सीमित था, जैसे कि बिजली, पानी की सुविधाएं कुछ विशिष्ट वर्गों तक सीमित रह करके रह गई थी, समाज के परिधि क्षेत्र में लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। कुल मिलाकर के जो वेलफेयर था, जन कल्याण, वो प्रॉपर तरीके से व्यापक नहीं हो पा रहा था, और उसे व्यापक करने के लिए राज्य के लिए भी जरूरी था कि राज्य समाजवाद की भावना से ओतप्रोत हो, तभी वो जन कल्याण के लिए आगे बढ़ेगा। जन कल्याण ना होने के कारण से कमजोर और पिछड़े वर्गों को नजरअंदाज किया जा रहा था। मतलब जो वीकर सेक्शन था, कमजोर सेक्शन था, वो सरकार की नजर में आ ही नहीं पा रहा। इस कारण से उसके लिए भी कुछ काम नहीं हो पा रहा था। आर्थिक संचय निरंतर बढ़ता चला जा रहा था। एक कारण यह भी था कि आर्थिक संचय बढ़ता चला जा रहा था और संपूर्ण देश की संपत्ति पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण था। और सबसे बड़ी बात, 1976 में आप देखेंगे अगर, तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व करता था। ऐसी स्थिति में यह संभव है कि हमारे राज्य निर्माताओं को, हमारे शासक प्रमुखों को अमेरिका से नफरत जैसी होने लगी हो। और उस समय हमारा जो सहयोग किया था, वो सहयोग किया था यूएसएसआर ने। यूएसएसआर नेतृत्व कर रहा था समाजवाद का।
तो यह संभव है कि हमारा समाजवाद से प्रेम बढ़ रहा हो। मतलब शामिल करने में एक कारण भारत पाक युद्ध भी हो सकता है, भारत पाक युद्ध। और इसमें क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान का सहयोग दिया था और हमें यूएसएसआर ने सहयोग किया था, तो ऐसी स्थिति में हमारा झुकाव समाजवाद के प्रति होना स्वाभाविक है। और हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इन सभी कारणों को देखते हुए समाजवाद शब्द को शामिल कर लिया। हालांकि समाजवाद शब्द हमने शामिल तो किया, लेकिन समाजवाद की कोई परिभाषा हमने अपने संविधान में स्पष्ट नहीं की। अब जब समाजवाद की परिभाषा हमने अपने संविधान में स्पष्ट नहीं की, तो यह भ्रम तो पैदा होगा ही कि आखिर समाजवाद है क्या, किस तरीके की स्थितियां हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाजवाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में समान अवसर, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण का संकेत देता है। और संविधान के ऐसे बहुत सारे उपबंध हैं जो इस प्रकृति के समाजवाद को पहले से संकेत दे रहे हैं। चाहे आप संविधान में उल्लिखित, प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को देख लीजिए, चाहे आप मूल अधिकारों में उल्लिखित समानता के अधिकार देख लीजिए, चाहे संपूर्ण भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व देख लीजिए, ये सबको अगर मिला दिया जाए तो समान अवसर, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य के दायित्व को निर्धारित करते हैं। तो समाजवाद की प्रवृत्ति तो पहले से ही भारतीय संविधान में तय की गई थी, बस शब्द नहीं था, और शब्द हमने शामिल कर दिया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हालांकि वर्ष 2004 में मैं आपको बताऊं कि पंजाब राज्य बनाम देवांश मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड 2004 का केस था, जहां पर बीपी जीवन रेड्डी, इन्होंने समाजवाद शब्द के बारे में यह कहा था कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता नाम की जो अभिव्यक्तियां हैं 1976 में शामिल की गई, उन दोनों अभिव्यक्तियों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। लेकिन फिर भी भारत में अगर देखा जाए तो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रवृत्ति का है। इसको लास्की एक विद्वान हुआ करते थे, नेहरू के समकालीन थे। लास्की जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए, और जवाहरलाल नेहरू, ऐसा माना जाता है कि ये दोस्त हुआ करते थे। इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा दी थी, जिसमें लोकतंत्र अर्थात उदारवाद के भी लक्षण पाए जाते थे और समाजवाद के भी लक्षण पाए जाते थे। तो जो हमने एक्सेप्ट किया वो लोकतांत्रिक समाजवादी प्रवृत्ति का समाजवाद है। और प्रस्तावना में भी आप देखिए लोकतंत्र के साथ समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि समाजवाद का स्पष्ट अर्थ हमारे यहां पर नहीं है। अब बात आती है कि जो समाजवाद हमने लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रवृत्ति का शामिल किया, उसके लक्ष्य क्या है, कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने यह समाजवाद शब्द शामिल किया। तो इसमें सबसे पहला लक्ष्य हमारा जन कल्याण को बढ़ावा देना। यह पहला लक्ष्य संविधान में शामिल करने वाले संसद सदस्यों का था। दूसरा लक्ष्य हमने रखा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को करना। तीसरे लक्ष्य के तहत हमारा उद्देश्य था समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को ऊंचा उठाना और आर्थिक संचय को रोकना। जैसा कि आपने देखा कि आर्थिक संचय लगातार हमारे देश में बढ़ रहा था। इसके बाद पांचवा लक्ष्य हमने रखा एक समता मूलक समाज की स्थापना करना, एक इक्वलिटी बेस्ड सोशलिज्म को स्थापित करना हमारे देश का लक्ष्य था। तो इन सभी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हमने 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द शामिल किया, जिस समाजवाद की प्रवृत्ति थी लोकतांत्रिक समाजवाद। अब बात आती है कि ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसकी प्रकृति या इसकी विशेषताएं क्या है, कौन कौन से लक्षण हमने इस समाजवाद के तहत अपने संविधान में शामिल किए। तो इसकी पहला विशेषता ये भारतीय समाजवाद की है कि ये समाज के संसाधनों पर किसी विशिष्ट वर्ग का कोई विशेषाधिकार नहीं रखना चाहता। विशेषाधिकार नहीं होगा।
दूसरा लक्षण है हमारे समाजवाद का कि सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की समान व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी बातें नीति निर्देशक तत्वों में पहले से विद्यमान थी। तीसरी बात है, किसी भी व्यक्ति के अधिकार दूसरों की इच्छा पर निर्भर नहीं होंगे। हर व्यक्ति के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, अपने लीगल राइट्स हैं, जो व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते या भारत का नागरिक होने के नाते प्राप्त है। चौथा लक्षण था हमारा, शासक और शासितों के लिए समान कानून होंगे और समान दंड की व्यवस्था होगी, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में भी स्पष्ट किया गया था पहले से, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी स्पष्ट किया गया था। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 कहता है, और अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो यह बात अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में पहले से विद्यमान थी, जो हमने समाजवाद की अपनी विशेषता में शामिल किया। पांचवी विशेषता थी हमारी, राजनीतिक सत्ता पर किसी विशिष्ट वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को, समाज के निम्न से निम्न स्तर के व्यक्ति को उच्च से उच्च पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। यहां पर छठवीं बात हमने शामिल की कि सत्ताधारियों पर सामान्य जनता का नियंत्रण होगा। जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू से ही हम भारत के लोक अभिव्यक्ति के साथ यह स्पष्ट कर चुकी थी, जिसको हमारा समाजवाद भी इंडिकेट करता है कि सत्ताधारियों पर सामान्य जनता का नियंत्रण रहेगा। अर्थात भारतीय समाजवाद यह कहता है कि भारत में हमेशा लोकतंत्र रहेगा, तानाशाही व्यवस्थाएं यहां पर नहीं आ सकती। जैसा कि दुनिया के अन्य समाजवादी देशों में आप देखते हैं कि वहां पर तानाशाही जैसी व्यवस्थाएं आ जाती है, लेकिन हमारे यहां पर ऐसी नहीं आएंगी, क्योंकि हमारी व्यवस्था में ऐसा शामिल है। और सातवीं बात हमने शामिल की कि राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों पर समान व्यवहार होना चाहिए। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है संविधान के अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 16 में भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 पहले से स्पष्ट कर रहा था, और अनुच्छेद 16 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 16 ने पहले से स्पष्ट किया था। ये सारी की सारी बातें हमारे समाजवाद की प्रकृति को तय करती हैं, अर्थात हमारा समाजवाद इस प्रकृति का है। अब इसको लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने भारतीय समाजवाद को अपने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया है। बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने समाजवाद की प्रकृति पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की हैं, जिनमें से मैं अगर बताऊं आपको तो जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के पक्ष में हूं और मुझे उम्मीद है कि भारत समाजवाद के पक्ष में खड़ा होगा और भारत एक समाजवादी राज्य के गठन की ओर बढ़ेगा, और मुझे विश्वास है कि पूरी दुनिया उसी रास्ते पर चलेगी। ऐसा हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ऐसी सोच हुआ करती थी। इसी तरीके से प्रोफेसर MC जैन कागजी ने भी अपने मत प्रकट किए हैं, और उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना का संदर्भ सामाजिक आर्थिक क्रांति की शुरुआत करने के लिए था। यह बात भी हमारे समाजवाद को कि सामाजिक आर्थिक क्रांति अर्थात समाज के अभावग्रस्त लोगों को आगे लाना हमारी प्रस्तावना का संदर्भ था। प्रोफेसर MP जैन, जो मेरे गुरुजी भी रहे हैं, और उन्होंने भी ये कहा है कि यह शब्द मतलब समाजवाद नीति के मामले के रूप में राज्य के स्वामित्व पर जोर देने के अर्थ में सिद्धांतवादी समाजवाद की कल्पना नहीं करता। इसका मतलब निजी उद्यम का पूर्ण बहिष्कार और राष्ट्र के भौतिक संसाधनों पर पूर्ण राज्य का स्वामित्व बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कि ये जो जैन साहब ने कहा वो स्पष्ट करता है कि भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रवृत्ति का है। DD बसु का नाम भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। तो DD बसु साहब ने इस वक्ति को किया। PM बख्शी साहब को भी आप जानते होंगे,
उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय के संदर्भ में समाजवाद बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। स्वर्ण सिंह, जिनकी रिकमेंडेशन पर ही समाजवाद शब्द शामिल किया गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, उन्होंने भी अपना स्पष्ट इंडिकेशन दिया है कि समाजवाद का उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के दो आशय हैं, एक तो वैचारिक आशय और एक कार्य के आधार पर निर्धारित किया गया। उस समय जब समाजवाद शामिल किया गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, उस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी और उन्होंने भी अपने मत प्रकट किए। उन्होंने कहा कि भारत की समाजवाद की अपनी अवधारणा है और वह लोगों के लिए बेहतर जीवन चाहता है, बेहतर जीवन, जिसको आगे चल करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वर्ष 2023 में स्पष्ट करते हैं कि समाजवाद मतलब एक अलग प्रकृति का समाजवाद है जिसमें सबके लिए दायित्व सुनिश्चित किए जाते हैं। तो ये कुछ अपनी अपनी स्थिति के आधार पर लोगों ने अपने अपने मत प्रकट किए समाजवाद के संबंध में। हालांकि समाजवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे निर्णय दिए हैं, जिनको आपको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद के संबंध में कौन कौन से निर्णय दिए हैं। एक एक करके हम कुछ खास निर्णयों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहला निर्णय यहां पर देखने लायक है, वो है एक्सेल बियर बनाम भारत संघ का, जो 1978 में यह केस आया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समाजवाद शब्द जोड़ने से अदालतें राष्ट्रीयकरण और उद्योग पर राज्य के स्वामित्व के पक्ष में अधिक झुक सकती हैं। यह एक प्रकार का समाजवाद का क्रिटिक था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर समाजवाद शब्द आया है तो इससे यह संभव है कि उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व बढ़ सकता है और ज्यादा। हालांकि राष्ट्रीयकरण की नीतियां हमारी पहले से ही चल रही थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समाजवाद का अर्थ यह नहीं है कि निजी उद्योगों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, अर्थात सुप्रीम कोर्ट निजी उद्योगों को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था और उसने कहा कि समाजवाद के नाम पर ऐसा ना हो कि राज्य सभी निजी उद्योगों को अपने अधीन कर ले। भारत में उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है, ना कि कठोर समाजवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहां पर लोकतांत्रिक समाजवाद है, अर्थात सभी को अपने अपने उद्योग और अपने अपने व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। कुल मिलाकर के एक्सेल बियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाहता है कि समानता को इतनी अहमियत ना दी जाए कि वैयक्तिक विकास ही अवरुद्ध हो जाए और स्वतंत्रता को इतनी छूट ना दी जाए कि व्यक्ति उच्छृंखल हो जाए। मतलब हमें एक मध्यम स्थिति पर रहना है, ना तो किसी व्यक्ति को या पूंजीपति को उच्छृंखल होने देना है और ना ही हमें किसी के ऊपर राज्य का इतना दबाव बना देना है कि वो अपने इनर सॉल में विद्यमान कर्तव्यों का निर्वहन भी ना कर सके। तो इस तरीके से एक्सेल बियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस बात को स्पष्ट किया गया कि निजी उद्योग भी चलने चाहिए और जन कल्याण भी होना चाहिए। यह समाजवाद को ध्यान में रख करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। इसके बाद एक और केस आया जिसमें मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1980 का, और यहां पर कहा गया कि समाजवाद और मूल अधिकार में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। इनको अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक दूसरे के साथ समन्वयकारी अर्थान्वयन को बढ़ाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पष्ट भाषा में कहा कि नीति निर्देशक तत्वों में समाजवाद की भावना निहित है, किंतु समाजवाद के नाम पर मूल अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता है। यह उस समय की ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी जब बहुत सारे 1980 से पहले बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए थे और नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर हावी कर दिया गया था, जिसमें सबसे पहले तो आप 25वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया, फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। अनुच्छेद 31C में कुछ संशोधन किया गया और कहा गया कि भाग 4 के द्वारा
किया गया कोई भी परिवर्तन इस आधार पर शून्य नहीं घोषित किया जाएगा कि वो मूल अधिकारों का अर्थात भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर हावी कर दिया गया और उसी का समीक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के केस में कहा था कि समाजवाद की भावना तो है हमारे नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि समाजवाद के नाम पर लोगों के मूल अधिकारों को कुचल दिया जाए। तो यह डिसीजन मिनर्वा मिल के केस में कहा गया। इसके बाद एक और केस आया, एयर इंडिया का केस था, एयर इंडिया वर्सेस नरगेस मिर्जा का 1981 में ही केस आया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि समाजवाद को मानवीय गरिमा और समान अवसर से जोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कार्यस्थल पर भेदभाव समाजवादी संविधान के विरुद्ध है। ये 3 बातें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की कि समाजवाद मानवीय गरिमा और समान अवसर को प्रदान करने के लिए होना चाहिए, समानता और सामाजिक न्याय पर जोर देना चाहिए और वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह हमारा समाजवाद स्पष्ट करता है। इसके बाद एक और केस आया, डीएस नकारा का केस था। डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1982 में एक केस आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद का मूल ढांचा कामकाजी लोगों को एक सभ्य जीवन स्तर, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रदान करना है और विशेष रूप से पालने से लेकर कब्र तक, मतलब क्रैडल टू ग्रेव, सुरक्षा प्रदान करना है। एक बहुत बड़ा वक्तव्य था कि एक बच्चा जब पालने में होता है वहां से लेकर के और जब वो कब्र पर व्यक्ति पहुंचता है वहां तक समाजवाद का लक्ष्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। तो डीएस नकारा के केस में 2 बातें यहां पर शामिल होती हैं। एक तो हर व्यक्ति को एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करना है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रदान करना है और हर व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी है। सर्वोच्च न्यायालय यहां पर कहता है कि समाजवादी राज्य का मुख्य उद्देश्य आय, स्थिति और जीवन स्तर में असमानता को समाप्त करना है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा कि पेंशन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार माना जाना चाहिए और हर व्यक्ति को पेंशन, जैसा कि आप आज देखते होंगे कि बहुत सारी पेंशन नए नए तरीके की हमारे देश में देखने को मिलती हैं। न्यायालय एक और संकेत देता है यहां पर कि समाजवाद का अर्थ केवल राज्य स्वामित्व नहीं है बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय भी है, जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया। इस तरीके से आप देखेंगे तो समाजवाद को गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जोड़ दिया गया। यह मामला बहुत प्रभावी हुआ था, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसके बाद और भी बहुत सारे मुकदमे आए, जैसे एक केस आया था भारतीय छात्र संघ बनाम भारत संघ का केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक समानता स्थापित करना और शोषण का अंत करना है। यह भारतीय छात्र संघ बनाम भारत संघ का केस था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक और केस लेकर के आता है, संजीता राय बनाम राजस्थान राज्य का 1983 में, जहां पर यह कहा गया था कि श्रमिकों के अधिकारों को समाजवाद से जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम मजदूरी देना राज्य का दायित्व है। कम मजदूरी देना समाजवादी सिद्धांतों के खिलाफ है। तो मिनिमम मजदूरी, मिनिमम वेजेस होना चाहिए, कम मजदूरी देना समाजवादी व्यवस्था के विपरीत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। एक और केस आया, एयर इंडिया वर्सेस वैधानिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन का 1996 का केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद शब्द को संविधान में मूल संरचना के रूप में विधि के शासन के माध्यम से समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए स्पष्ट रूप से लाया गया था। मतलब समतावादी सामाजिक व्यवस्था इसका लक्ष्य था। यह एयर इंडिया वैधानिक निगम बनाम यूनियन, लेबर यूनियन के केस में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। आगे एक बड़ा मुकदमा आया, समता बनाम आंध्र प्रदेश का केस था। यह समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1997 का केस था,
जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द शामिल किया गया है यह उन उपबंधों को दर्शाता है जो आय और स्थिति में असमानताओं को कम करने, साथ ही सभी नागरिकों को अवसरों और सुविधाओं की समानता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। मतलब यह कि यह जो समाजवाद है इसे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 21, 23, 38, 39, 46 और बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जिनके साथ मिलाकर के पढ़ा जाना चाहिए। अगर आप इन सारे उपबंधों के साथ में समाजवाद शब्द को शामिल करके देखेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि समाजवाद आय और स्थिति में असमानताओं को समाप्त करके एक समतामूलक समाज को निर्धारित करना चाहता है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदिवासियों की भूमि और संसाधनों की रक्षा होनी चाहिए क्योंकि वो अभावग्रस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सामाजिक न्याय के अनुरूप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समता बनाम आंध्र प्रदेश के राज्य में एक और मजेदार बात कही कि समाजवाद को संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से जोड़ा जाना चाहिए। इस तरीके से यह बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ 1997 का। एक और केस जो अभी वर्ष 2024 में आया था, डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ का केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समाजवाद कल्याणकारी राज्य और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मतलब समाजवाद क्या कह रहा है कि राज्य का दायित्व है कि राज्य वेलफेयर स्टेट को स्थापित करे, लोगों को अवसर की समानता सुनिश्चित करे। यह राज्य का कमिटमेंट है और राज्य को इस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आदेश दिए जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप ध्यान रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने आपको समाजवाद के बारे में चर्चा की। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।